हाँ जी, नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सूझश महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान सरकार ने एक नई पहल करी है। वो अपने हर महीने की सूझश, जो कि मंथ वाइज जो सूझश मैगजीन आती है, उसके साथ में वो लगभग 25 के आसपास प्रश्न भी देती है। ठीक है, तो ये उन प्रश्नों को आज हम सोल्व करने वाले हैं। एक एक प्रश्न पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रश्न पर हम जो है वो कमांड के साथ में हम कहें कि आगामी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपके किसी भी आप अगर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सुजस सार प्रश्नोत्तरी है आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। आप लोगों को यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जो है वो एग्जाम में मिलेंगे। जैसा कि हमने हमारी जो सुजस प्रश्नोत्तरी 2 सोल्व करी थी, और पटवारी में इजी की इजी सी मतलब वो मंगला पशु बीमा वाला जो है वो प्रश्न सीधा का सीधा वहीं से उठाकर वहां पूछ लिया गया। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न पे आप लोगों को ध्यान देना है, कमांड करना है, और बहुत ही शानदार तरीके से जो है हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों को भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं और आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई। हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के किस मसाले को जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया भाई। नागौरी, सौंफ, थार जीरा या फिर केर। देखो भाई, जीआई टैग जो है एक प्रकार से हमारे भौगोलिक है ना, हमारे जोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, भौगोलिक सूचकांक होता है, जो एक प्रकार से हम कहें कि किसी भी विशेष उत्पाद को है ना, मतलब एक प्रसिद्धि दिलाने के लिए कुछ निश्चित समय के लिए दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये एक प्रकार से दिया जाता है। अभी हमारा 17वां जो कृषि उत्पाद था केर सांगरी। ठीक है, केर सांगरी जो आप लोगों ने कभी अचार भी खाया होगा, केर सांगरी जो हमारे जो खेजड़ी जो वृक्ष है, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा उत्पाद है जिसको अभी हाल ही में उसका आवेदन स्वीकार किया गया। ये हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना मेरे साथियों। सबसे लेटेस्ट सबसे पहले अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भी, गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ध्यान रखना भाई, ये जो है ना हमारे थार जीरा, कौन सा जीरा भाई, थार जो जीरा है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जब इसको मान्यता मिल जाएगी तब ये चर्चा में आएगा। अभी तक केवल आवेदन किया तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है भाई, तो हमको ध्यान रखना है थार जीरो को अभी आवेदन किया गया। केर सांगरी जो है हमारा 17वां कृषि उत्पाद बन चुका है, जिसको जीआई टैग जो है मिल चुका है। देखो भाई, अगला दूसरा प्रश्न, मथेरण कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है भाई। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। हाँ भाई, मथेरण कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई। बिल्कुल है ना, मथेरण कला के लिए। जल्दी से बताओ भाई। आप लोगों को देखो जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलना है। आप लोगों को जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलना। जितना जल्दी आप लोग जवाब दोगे उतना जल्दी हम लोग जो है उन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। दो प्रिंट एक ध्यान रखना, एक हमारे मलिर प्रिंट ध्यान रखना। कौन सी प्रिंट है भाई, मलिर। एक हमारे ठीक है, ठीक है, मलिर प्रिंट हमारे कहाँ की फेमस है भाई, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है भाई, बाड़मेर की। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और एक मलिर एक अजरक, ये दोनों ही प्रिंट तो आपको बाड़मेर से ध्यान रखना है। और मथुरण कला के लिए हमारा बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला भाई, बीकानेर जिला, जहाँ पे जो मथुरण जो समुदाय है एक प्रकार से ये कला के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। मथुरण कला, उस्ता कला भी बीकानेर, मथुरण कला भी बीकानेर, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट दोनों बाड़मेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। मथुरण कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई, बीकानेर जिला। ठीक है भाई, चलो अगले तीसरे प्रश्न की तरफ कूच करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या करा है, देश का पहला क्लाइमेट ऑक्सीजन जोन राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है भाई। देश का पहला क्लाइमेट ऑक्सीजन जोन, जोधपुर हवाई अड्डा, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उदयपुर हवाई अड्डा या फिर किशनगढ़ हवाई अड्डा। जल्दी से बताओ भाई, देश का पहला, हाँ भाई, देश का पहला क्लाइमेट ऑक्सीजन जोन राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है। फटाफट से जवाब दो मेरे साथियों। बिल्कुल है ना, आप लोगों को जवाब देते हुए चलना है। जितना जल्दी आप लोग जवाब दोगे, और साथ साथ में जवाब तो देना ही है, लेकिन आप लोगों को सही उत्तर की तरफ आगे बढ़ना है। ध्यान रखना भाई, जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, हम जानते हैं कि अभी तक हमारे राजस्थान में है ना, जो कि सांगनेर एयरपोर्ट है जो कि जयपुर के अंदर है, ये हमारे राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। ठीक है, 2005-6 के आसपास है ना, 5 में घोषित किया, 6 में इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो डबोक एयरपोर्ट जो है, यहाँ पर देश का पहला बाल चौपाल बनाया गया। अभी अभी चर्चा में ये बाल चौपाल, इसका भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं वो खेल सकते हैं। किशनगढ़ हवाई अड्डे का जो उद्घाटन वो अक्टूबर 2017 के अंदर किया गया। कब किया गया भाई, अक्टूबर 2017। ये भी पूछा गया है कि है ना, हमारे
किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? अक्टूबर 2017 के अंदर। दोस्तों मैं इस बार जो ये है ना, ये प्रश्नों के माध्यम से इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि सितंबर महीने वाली जो सूची है वो बहुत ही ब्लर तरीके से आ रही थी, तो वो प्रॉपर दिखती नहीं, इस वजह से मैंने इन प्रश्नों को इस तरीके से आप लोगों के सामने हाजिर किया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और जोधपुर में कौन सा भाई? रातानाडा हवाई अड्डा। कौन सा भाई? रातानाडा। जोधपुर हवाई अड्डे का क्या नाम है भाई? रातानाडा हवाई अड्डा। तो हमको ये चारों चीजें हमको समझनी है कि देश का पहला क्लाइमेट ऑक्सीजन जोन जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है क्षार बाग। क्षार बाग जो किस शहर में स्थित है भाई? बूंदी, उदयपुर, अजमेर, अलवर। क्षार बाग। दोस्तों क्षार बाग की जो ये छतरियां हैं, क्या भाई? ये छतरियां हैं। और छतरियां भी किन की है भाई? ध्यान रखना, बूंदी में जो हाड़ा चौहान शासक थे। कौन सा भाई? हाड़ा जो चौहान शासक थे, इन हाड़ा शासकों की छतरियां जो वो कहां पर आपको? बूंदी के अंदर मिलेगी। केसर बाग भी कहते हैं, केसर बाग, क्षार बाग एक ही बात हम बोल सकते हैं, है ना। और कोटा बूंदी दोनों का मिक्सर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन में कोटा भी होता तो ये प्रश्न ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, केसर बाग भी बोल सकते हैं, क्षार बाग भी बोल सकते हैं। कोटा और बूंदी की जो शाही शमशान जो स्थल है उसे क्या कहा जाता है? क्षार बाग कहा जाता है। ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है? कपड़े पर गोंद की परत चढ़ाकर, गोंद नहीं, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? क्या? कपड़े पर मोम की परत, गोंद नहीं, मोम की परत चढ़ाकर बनाने को क्या कहते हैं भाई? बाटिक, मोलेला, पाने या फड़। देखो भाई, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो है ना चित्र बनाने की जो कला है, ठीक है, एक प्रकार से आर्ट है राजस्थान की, उसको क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से जवाब दो। देखो फड़ क्या होती है? फड़ होती है भी किसी देव देवताओं, किसी देवी देवताओं के पूरे जीवन का जो चित्रों के माध्यम से जो वर्णन है वो फड़ कहलाता है। फड़ जो है ये हमारे शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ कला बहुत फेमस है, और इसके लिए शाहपुरा का जोशी परिवार प्रसिद्ध। पाने जो होते हैं, जैसे फड़ होती है कि भाई किसी लोक देवी देवता के जीवन चरित्र का चित्रों के माध्यम से चित्रण, वैसे ही पाने जो होते हैं किसी हम कहें कि कागज पर चित्रण किया जाता है, देवताओं का कागज पर चित्रण। और हमारे जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी के पाने बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो 24 श्रृंगारों के साथ में प्रसिद्ध माने जाते हैं। आरबीसी में सीधी सीधी लाइन लिखी गई है, श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगारों वाले पाने प्रसिद्ध है। मोलेला, मोलेला की टेराकोटा कला फेमस है। कौन सी कला भाई? टेराकोटा। और हमारे मोहनलाल कुमार जो है उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है भाई? बाटिक कहलाती है, या जिसे वार्तिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिक या बाटिक, है ना, दोनों ही नाम आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना है। वार्तिक या बाटिक कला, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला। अगला देखो भाई, अगला सवाल है रात्रि भर जागरण। रात्रि भर जागरण, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है भाई? ओजकी, अवाह, अस्कन्नो या अवोचन। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है भाई? ओजकी, अवाह, अस्कन्नो या अवोचन। एक प्रकार से दोस्तों मैं भी रात्रि भर जागरण ही कर रहा हूँ आप लोगों की। ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड है, आप लोगों को मतलब आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, आप लोगों की तैयारी नॉन स्टॉप चलती रहे। इस वजह से अभी रात को, है ना, 3:40, है ना, रात के 3:40 पे ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है 16 जनवरी तक आप लोगों को, मैं आपका भाई अतुल पारिक आप लोगों को निरंतर 16 जनवरी तक इसी प्रकार से क्लासेस देता रहूं। आपकी तैयारी में कभी कोई कमी नहीं आई मेरी तरफ से। मैं अगर 0.01% भी योगदान अगर दे सकूं तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैं रात के 3:40 पे भी आपके लिए क्लास जो है वो रिकॉर्ड करके उपलब्ध करवा के जा रहा हूं, ताकि मुझे कहीं शादी के प्रोग्राम में जाना है तो उसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लास जो है वो अटेंड कर रहा हूं। आप लोग ये मत समझना है कि यार हमारी तैयारी के लिए ये सीरियस नहीं है। हम जितना आप लोगों के सीरियस है उतना आप लोग भी आप लोगों के सीरियस नहीं होंगे। बस आपको आपके सीरियस होना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए सीरियस होना है, खुद के सपनों के लिए सीरियस होना है। ध्यान रखना भाई, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? ओज की। मैं एक प्रकार से ओज ही कर रहा हूं, यानी मैं रात को जगा हूं तो क्या होता है? ओज की। ठीक है, हमारे जो रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है उससे क्या कहते हैं भाई? जम्मा। ठीक है, रामदेव जी के रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। और वैसे कोई इंसान अगर रात्रि भर जागरण करे, अब मुझे मेरी आंखों से आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रकार से ओज का है ना, एक हमारे ओज का भी होता है। ओज का जानते हो कि खेतों में रोजड़े वगैरह जो होते हैं, नील गाय वगैरह जो होती है, उनसे फसल को बचाने के लिए, उससे फसल को बचाने के लिए ओज के लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? ओज का कहलाता है। अगला देखो भाई, अगला है झगरोटी। झगरोटी किस क्षेत्र की बोली है भाई? चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही, डूंगरपुर। ये प्रश्न जो है सूजिस में पूछे गए। ये प्रश्न जो है वो सूजिस में पूछे गए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी लगभग इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। सूजिस में जाने क्यों इस बार उन्होंने कोई इस प्रकार करंट अफेयर्स के प्रश्न थोड़े से कम डाले और उन्होंने राजस्थान जीके वगैरह के प्रश्न डाले। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, झगरोटी बोली हम जानते हैं करौली की प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन से? करौली क्षेत्र की झगरोटी बोली प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है भाई, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद देखो भाई, गौतमेश्वर।
गोतमेश्वर धाम जो है ये किस जिले के अंदर है भाई? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। गोतमेश्वर मेरे दोस्तों आप जानते हो कि भूरिया बाबा, कौन से बाबा भाई? भूरिया बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध माने जाते हैं गोतमेश्वर। और जो मीणा जाति के लोग हैं, कौन सी जाति भाई? मीणा जाति के जो लोग हैं वो भूरिया बाबा की कसम झूठी नहीं खाते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कसम झूठी नहीं खाते हैं। गोतमेश्वर जो है ये हमारे प्रतापगढ़ के अरनोद के अंदर, कहाँ पे भाई? प्रतापगढ़ के अरनोद के अंदर इनका मेला भी है, इनका प्रसिद्ध स्थान भी, और यहीं पर इनका मेला लगता है, ठीक है, बैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। ये भी हमको ध्यान रखना, गोतमेश्वर मेला कब लगता है? बैशाख पूर्णिमा, प्रतापगढ़ के अरनोद के अंदर, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद सिरोही के अंदर भी इनका मंदिर है ना, मतलब सिरोही की पहाड़ियों में भी मंदिर है, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो प्रतापगढ़ अरनोद के अंदर है। उसके बाद देखो भाई अगला, अगला क्या करा है? महणसर। महणसर ये जो स्थान है दोस्तों झुंझुनू के अंदर है। महणसर कहाँ स्थान है भाई? महणसर जो है ये झुंझुनू के अंदर है। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? सोने की चित्रकारी के लिए, सती माता के मंदिर के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, या 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए। देखो भाई मैनसर जो है, मैनसर आप लोगों ने राजस्थान कला संस्कृति में पढ़े होगा जब आपने हवेलियां पढ़ी होगी, कि जो मैनसर जो स्थान है वो सोने चांदी की हवेली, या सोने चांदी की हवेली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है? तो मैनसर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सोने चांदी की हवेली कहाँ भी? मैनसर झुंझुनू के अंदर। इंपॉर्टेंट है, शानदार तरीके से हमको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि राजस्थान में किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई भाई? मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ भाई? 1960-61, 1990-91, 1977-78, या फिर 2008-2009? जल्दी से जवाब दो मेरे साथियों कि राजस्थान के अंदर मरु विकास कार्यक्रम, ध्यान रखना भाई इस ये जो मरु विकास कार्यक्रम है ये अभी राजस्थान के 16 जिले, ठीक है, राजस्थान के 16 जिलों के 85 ब्लॉक में चल रहा है। राजस्थान के 16 जिलों के 85 ब्लॉक के अंदर। और कौन सा कार्यक्रम का भाई? मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम का मतलब मरुस्थल का विकास नहीं है, मरुस्थल का विकास तो बरखान बालू का तो वैसे ही कर रहे हैं, बरखान बालूकास्त तो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, और मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सा बालूकास्त माना जाता है भाई? बरखान बालूकास्त। क्या मरु विकास का मतलब है कि मरुस्थल के विकास को रोकने के उद्देश्य से ये मरु विकास कार्यक्रम जो है वो 1977-78 में शुरू किया गया। ध्यान रखना भाई 1977-78 में वर्तमान में राजस्थान के 16 जिलों के 85 ब्लॉक में जो है ये चलाया जा रहा है। अगला देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या रहा है कि ध्यान रखना भाई अजयराज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, अजयराज जो चौहान है इन्होंने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया? पार्श्वनाथ मंदिर, लकुलिश मंदिर, सूर्य मंदिर, या फिर विष्णु मंदिर? जल्दी से जवाब दो भाई इसका, कुछ शानदार तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है भाई। अजयराज चौहान ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और किस मंदिर के लिए इन्होंने स्वर्ण दान दिया था? मतलब हमारे सोने का जो कलश है, सोने का जो कलश है वो दान में दिया था। जल्दी से बताओ भाई। चलो भाई ध्यान रखना ये हमारे, ठीक है, एक या ना एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि 1113 ईस्वी में इन्होंने, अजयराज चौहान ने राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना करी थी। तब है ना, कब करी थी? 1113 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना करी थी। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ये प्रमुख चौहान वंश के संस्थापकों में कि है ना, इन्होंने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब करी थी? 1113 ईस्वी में। और इन्होंने स्वर्ण कलश के लिए मंदिर जो है वो पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दान में दिया था। किस मंदिर के लिए दिया था भाई? पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं ये, तो हमको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें हमसे? नरपति नाल है ना, दो प्रश्न तो चौहानों से आ गए। नरपति नाल है किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे भाई? सोमेश्वर चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णुराज चौहान, या फिर पृथ्वीराज चौहान? नरपति नाल है किसके दरबारी कवि थे भाई? नरपति नाल की एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी रचना भाई? जब इस रचना का नाम आप देखोगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा, बिसल देव रासो। कौन सी रासो भाई? बिसल देव रासो। किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। हाँ भाई बिसल देव रासो की है ना, किसकी रचना है? हमारे नरपति नाल की। तो आप लोगों को वैसे पता चल जाएगा किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे, तो कि ये हमारे विग्रहराज चतुर्थ। इन विग्रहराज चतुर्थ का एक नाम और क्या मिलता है भाई? बिसल देव। और इन्होंने ही, इससे हम जानते हैं कि हमारे एक संस्कृत विद्यालय, सरस्वती कंठाभरण नाम से एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी, जिसको बाद में जो मोहम्मद घोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसको तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर तब्दील कर दिया, जो कि राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। और एक बार अभी आरपीसी ने सवाल पूछा कि उस 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर किस हम है ना, एक तो हमारे हरिकेली नाटक की पंक्तियां हैं, ठीक है, ये बिसल देव का एक नाटक है, कौन सा? हरिकेली। इस हरिकेली नाटक की तो पंक्तियां मिलती, साथ में और किसकी पंक्तियां मिलती है? तो इनका एक दरबारी विद्वान और था, कौन?
सोमदेव है ना, सोमदेव की एक है ना हमारे रचना है ललित विग्रह राज। तो ये ललित विग्रह राज की भी जो पंक्तियां हैं वो कहाँ पे मिलेगी आपको, इसी 2.5 दिन के झोपड़े पर मिलेगी। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब शाह पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स पड़ता है। ठीक है भाई, पंजाब शाह पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स। अगला देखो भाई, पेजण नृत्य। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, हाड़ौती, मारवाड़, वागड़ या मेवाड़? जल्दी से बताओ भाई। पेजण नृत्य ये भी है ना बहुत बार परीक्षाओं में भी आ चुका है ये प्रश्न, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेजण नृत्य जल्दी से बताओ भाई। पेजण नृत्य ये आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, पेजण नृत्य जो है ये दीपावली पे किया जाता है। कब किया जाता है भाई, दीपावली। आप लोग कभी एक तो दोस्तों अगर अब जब कभी भी दिवाली का है ना, दीपावली का त्योहार आए, तब आजकल क्या करते हैं हम एक संबोधन करते हैं दिवाली का। ये दिवाली संबोधन हमको नहीं करना है, क्योंकि दिवाली का मतलब होता है अगले वाले को दिवाला करना, और इस प्रकार का कोई शब्द ही नहीं होता है, इस प्रकार का कोई शब्द ही नहीं होता है। हमको क्या क्या बोलना है, दीपावली यानी दीपों की आवली यानी दीपों की श्रृंखला। ठीक है भाई, पेजन नृत्य कब किया जाता है, दीपावली पे किया जाता है, और हमारे वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि दीपावली पे किया जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अब यहाँ से थोड़े से हमारे 2 3 4 5 करंट के सवाल आए। देखो भाई, स्वच्छ नहीं यार है ना, हमारे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बजट वर्ष 2025-26 में कितने तीर्थ यात्रियों के लिए वातानुकूलित ट्रेन यात्राओं का प्रावधान किया गया भाई? 10,000, 25,000, 50,000 या 75,000? जल्दी से बताओ भाई। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो योजना है उसके तहत 2025-26 में कितने तीर्थ यात्रियों को वातानुकूलित ट्रेन यात्राओं का प्रावधान जो है वो किया गया? एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, टोटल जो है ना, कुल हमसे अगर पूछे तो कि है ना, हमको बताना है कि भाई या एक मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है इसकी शुरुआत तो 2013 में की गई। शुरुआत कब की गई, 2013 में। इस समय केवल रेल यात्रा करवाई जाती थी। कौन सी यात्रा भी, रेल यात्रा। और हवाई यात्रा की जो शुरुआत है, हवाई यात्रा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2016 के अंदर। कब हुई थी भाई, 2016 के अंदर। और अभी भी हमारे बजट में घोषणा हुई है 2025-26 में कि 50,000 टोटल कितने, 50,000 नागरिकों को, 50,000 तीर्थ यात्रियों को वातानुकूलित यानी एसी ट्रेन के माध्यम से, कौन सी ट्रेन भाई, एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। क्योंकि 50,000 तो एसी ट्रेन के माध्यम से और 6,000 जो है वो हमारे हवाई यात्रा। हवाई यात्रा के लिए तो काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसके लिए करवाई जाएगी, और 50,000 जनों को एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। शुरुआत हुई थी 2013 में, हवाई यात्रा की शुरुआत 2016 के अंदर। अगला देखो भाई, राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का प्रथम स्टील बर्तन बैंक किस जिले में स्थापित किया गया भाई? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, कोटा? जल्दी से बता दो भाई। हाँ, जल्दी जल्दी से जवाब दे दो कि राजस्थान का पहला बर्तन बैंक। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों कि कोई पूछेगी है ना, 12 अप्रैल कब भाई, 12 अप्रैल 2025। 12 अप्रैल 2025 को हमारे जो मदन जी दिलावर है, कौन है भाई, मदन जी दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने 12 जिले से, किस जिले से भाई, 12 जिले से हम कहें कि प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले से किसकी स्टील हमारे बर्तन बैंक योजना की शुरुआत करी। और इस योजना के तहत राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है वो कोटा के है ना, कोटा की खेराबाद पंचायत के अंदर बनाया गया। ध्यान रखना भाई, खेराबाद के अंदर पहला बर्तन बैंक। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। किस स्तर पर बनाए जाएंगे, तो ग्राम पंचायत स्तर पर। ये भी प्रश्न भी एक एग्जाम में पूछा गया था जेल प्रहरी के अंदर कि ये जो बर्तन बैंक बनाए जाएंगे किस लेवल पे बनाए जाएंगे, किस स्तर पे बनाए जाएंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर। कुछ है ना कटोरी चम्मच 400 सेट दिए जाएंगे हर पंचायत को, 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ग्राम पंचायत स्तर पर खैराबाद पंचायत में पहला बर्तन बैंक बना, जबकि योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले से मदन लाल जी दिलावर द्वारा की गई। अगला देखो भाई, प्रसाद योजना। कौन सी योजना भाई, प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले में किस तीर्थ स्थल का विकास कार्य शामिल है? श्री करणी माता मंदिर, भगवान देवनारायण मंदिर, सूर्य मंदिर या फिर श्रीनाथ जी मंदिर? दोस्तों एक चीज जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि ये जो तीसरे सूझे सार संग्रह की जो पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में जो चल रही है उसमें इस प्रश्न का आंसर माना गया था श्रीनाथ जी मंदिर। कौन सा माना गया था, श्रीनाथ जी मंदिर। लेकिन मैं आप लोगों को उसमें संशोधन करना चाहूंगा, जाने वो किसने उसको टिक लगा के वो है ना हर एक ग्रुप में वो जो फोटो वो वायरल हुई थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रसाद योजना की जो शुरुआत है वो 2015-16 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 2015-16 के अंदर इस प्रसाद योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो आध्यात्मिक, हम कहें कि जो हमारे जितने भी पर्यटन स्थल है, धार्मिक और पर्यटन स्थल है, उनके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2015-16 में इसकी शुरुआत करी थी। इसमें राजस्थान का
पहला जो शहर हम जानते हैं कि एकमात्र राजस्थान का अजमेर शहर इसके अंदर शामिल था। कौन सा शहर शामिल था भाई? राजस्थान का अजमेर शहर इसमें शामिल था। उसके बाद जब हमारे 2024 के अंदर मालाश्री डूंगरी है ना, 2023 में जब हमारे मोदी जी मालाश्री डूंगरी आए थे, मालाश्री डूंगरी भगवान देवनारायण का जन्म स्थान है और भगवान देवनारायण के जन्म स्थान को मालाश्री डूंगरी में इस योजना में शामिल किया गया। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से क्या करना भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, मालाश्री डूंगरी। ठीक है, तो कि एक तो पहला सबसे पहला इसमें राजस्थान का एकमात्र अजमेर शहर शामिल था, उसके बाद मालाश्री डूंगरी को शामिल किया गया। फिर इसके बाद इसमें एक करणी माता का मंदिर है ना, इसमें है ना करणी माता का मंदिर भी शामिल किया गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। करणी माता का मंदिर इसमें शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद भगवान देवनारायण का मंदिर तो इसमें शामिल है ही, सूर्य मंदिर ये हमारे कोटा के अंदर ये शामिल है ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होगा शामिल नहीं है, यहाँ पे होगा शामिल नहीं है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर इसमें शामिल नहीं है, श्रीनाथ जी का मंदिर जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कितने है ना, कितने स्थान हो गए भाई? एक तो राजस्थान का एकमात्र शहर अजमेर शामिल है, मालाश्री डूंगरी शामिल है, करणी माता का मंदिर शामिल है, देवनारायण भगवान का मंदिर शामिल है और सूर्य मंदिर शामिल है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये हमारे ये जो हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है वो शामिल नहीं है। अगला देखो भाई, राजस्थान में आयोजित होने वाला जल संरक्षण अभियान, और है ना कौन सा भाई? हमारे वंदे गंगा, हाँ हाँ, मतलब एक प्रकार से हमारे बजट में भी घोषणा हुई थी कि जल संरक्षण अभियान जो है हम शुरू करेंगे। इसके तहत कितनी नई संरचना बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 25,000, 35,000, 40,000, 45,000। हम जानते हैं कि एक तो हमारा राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो चल रहा है वो वर्षा जल के संचयन के लिए, और हम जानते हैं कि हमारे जितने भी वर्षा जल हमारे जो संग्रहण जो तकनीक है उनको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत जल संरक्षण अभियान के तहत कितनी नई संरचना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी चला था, उसके तहत भी कुल हमारे 45,000, कितनी भाई? 45,000 जो है नई संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, एक हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है अरावली ग्रीन वॉल, है ना, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? जल्दी से जवाब दो भाई। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये एक अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जल्दी से जवाब दो भाई। अरावली है ना ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो अरावली ग्रीन वॉल है, हम लगभग आप देखो कि 1400 किलोमीटर, कितने भाई? 1400 किलोमीटर लंबाई की और 5 किलोमीटर चौड़ाई की एक प्रकार से एक पट्टी बनाई जाएगी, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हमारे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और है ना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, सॉरी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, चार है ना हमारे जो चार, तीन तो राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, हमारे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इनके लगभग 29 जिलों से गुजरेगी, जिसमें हमारे राजस्थान के कितने जिले भाई? राजस्थान के 19 जिले इसमें शामिल होंगे। राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे भाई? 19, जिसमें 1400 किलोमीटर लंबाई की और 5 किलोमीटर चौड़ाई की एक पट्टी विकसित की जा रही है, जिसमें इसका इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना। हमको पता है कि मरुस्थल जो है वो हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, तो इस मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई है, ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और इस बजट 2025-26 में है ना हरित अरावली के लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि बजट 2025-26 में हरित अरावली विकास के लिए कितना बजट भाई? 250 करोड़। कितना बजट भाई? 250 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुल 29 जिले हैं, 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 29 जिले में राजस्थान के 19 जिलों का चयन किया गया। ठीक है भाई, और ये जो पहला चरण है ये 2027 तक पूरा किया जाएगा। फिर देखो भाई अगला, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना पीएम उषा के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त हुई है, जिसे 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है? यानी यहाँ पे हमको 4 विश्वविद्यालय दिए गए और हमको बताना है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत, कौन सी योजना भाई? पीएम उषा योजना। शानदार रूप से ध्यान रखना भाई, 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी, पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ की ग्रांट। ठीक है भाई, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। अच्छे लेवल का सवाल है, बिल्कुल है ना, हो सकता है आप लोगों को पता नहीं हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं हो तो ध्यान रखना। हमारे जो जयनारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर, उसको 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है, किसके तहत? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, फिर हम कह सकते हैं पीएम उषा योजना। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल क्या करा हमसे? महात्मा ज्योतिबा फूले की वार्षिक कल्याण योजना, ठीक है, श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई?
ये तो प्रश्न लगभग हम कहेगी 2-3 बार सूजस में भी आ गया, हमने बहुत बार इस प्रश्न को कर लिया। अब तो इस प्रश्न को हमसे रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई हाँ 25,000 रुपये बढ़ाए। कितने रुपए बढ़ाए भाई? अगर रुपए पूछे कितने बढ़ाए, 25,000 रुपये बढ़ाए। कितने बढ़ाए भाई? 25,000। पहले कितने दिए जाते थे? 50,000 दिए जाते थे। बढ़ाए कितने? 25,000। तो अब कितने दिए जाते हैं? 75,000। यह पूछ रहा है भाई राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 75,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है भाई, चलो। और ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण जो योजना है, ये जो हमारे मंडियों में काम करने वाले जो श्रमिक है, जो कामदार है, जो पल्लूदार है, उनके है ना उसमें हम कहेंगे प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता के लिए जो है ये हम कहें कि पुत्रियों के विवाह हेतु भी सहायता इसमें दी जाती है। फिर देखो भाई अगला देखो, राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 से 20 जून 2025 तक आयोजित कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया? 1.25 करोड़, 2.53 करोड़, 3.10 करोड़ या फिर 4.00 करोड़। ध्यान रखना भाई, ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसकी शुरुआत 5 जून को हमारे जयपुर के जमुआ रामगढ़ से प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाकर यहाँ से शुरुआत करी थी। और इसका जो समापन है वो 20 जून को, समापन 20 जून को हमारे जो गड़ीसर लेक है, कौन सी लेक है भाई? गड़ीसर जो झील है जैसलमेर के अंदर, वहाँ इसका समापन, विधिवत समापन किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है इसका समापन किया गया। ठीक है, इसमें कुल कितने है ना लोगों ने भाग लिया? तो कि 2.53 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 1.32 करोड़ तो महिलाएं थी। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी कितनी थी भाई? 1.32 करोड़। और कुल इसमें 2.53 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून से 20 जून, तिथि भी ध्यान रखना। और 5 जून को रामगढ़ बांध जयपुर से शुरुआत हुई थी, समापन जो 20 जून को गड़ीसर झील जैसलमेर से हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया भाई? 2.53 करोड़। फिर देखो, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में चिन्हित स्थलों पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान है? ये है ना, ये प्रश्न जल्दी से बता दो भाई। ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। पर्यटन इकाई नीति, ध्यान रखना भाई, कोई आपसे पूछेगी पर्यटन इकाई नीति लागू कब हुई थी? ध्यान रखना, 4 दिसंबर। कब से लागू हुई थी भाई? 4 दिसंबर 2024। 4 दिसंबर 2024 से जो है ये पर्यटन नीति लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी भाई? 4 दिसंबर 2024 से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 से वो लागू हुई थी। इसके लिए दोस्तों राजकीय भूमि आवंटित करने का जो प्रावधान है वो कितना है भाई? ध्यान रखना, 50 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए या फिर 25 करोड़ रुपए। आप अगर मैंने आप करूँ वो जो टेलीग्राम पे जितनी वो जो हमारी जो पीडीएफ चल रही है, वो जो एक फोटो चल रही है, उस फोटो में इसका सही उत्तर माना गया 100 करोड़ रुपए। क्या माना गया? 100 करोड़ रुपए। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें वापस हम कहेगी राजकीय भूमि जो आवंटित की जाती है उस पर ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ाने के लिए ये जो राशि 100 करोड़ की, इसे और कम करके कितना कर दिया? 50 करोड़ रुपए कर दिया। यानी 100 करोड़ को घटाकर कम कर दिया, 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, विशेष रूप से आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को ये एक प्रकार से आगे रखने वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद देखो अगला हमसे क्या करा है? राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाती है? एमएसएमई नीति क्या होती है भाई? माइक्रो, है ना, माइक्रो हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई नीति कोई पूछे कब लागू हुई थी भाई? ध्यान रखना, 9 सितंबर। कब लागू हुई थी भाई? 9 सितंबर 2024। ठीक है, 9 सितंबर 2024 से कौन सी नीति लागू हुई थी भाई? एमएसएमई नीति। ठीक है, 9 सितंबर 2024 से एमएसएमई नीति लागू हुई थी। कोई पूछे कब तक लागू रहेगी भाई? ये 31 मार्च 2029। ये है ना, बहुत बार तो ये नीतियां पूछ ली जाती है, कब से कब तक। हमारे ध्यान रखना, 9 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक एमएसएमई नीति लागू रहेगी। और इसमें एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम कितने लाख रुपए की राशि का जो सहायता दी जाती है? 15 लाख। कितने भाई? 15 लाख रुपए की जो है वो सहायता दी जाती है, एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, चलो। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है भाई? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा? घोटिया अंबा का मेला, हम जानते हैं कि आदिवासियों का कुंभ मेले नाम से प्रसिद्ध तो बेणेश्वर का मेला है, जहां पर सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। संत माऊ जी ने वहां पर निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी थी, नवाडपुरा गांव डूंगरपुर। ठीक है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके अलावा आदिवासियों का एक दूसरा कुंभ और भी है, जिसे हम घोटिया अंबा का मेला कहते हैं। और जो ये मेला है कब लगता है भाई? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है मेरे साथियों? चैत्र अमावस्या को जो है घोटिया अंबा का मेला लगता है। और जो ये चैत्र अमावस्या का जो मेला है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ये बांसवाड़ा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है भाई? बांसवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है, उसके नाम से प्रसिद्ध है।
फिर देखो भाई अगला अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, बस यहाँ तक 24 प्रश्न ही थे, लेकिन वीडियो काफी छोटी बन जाती, इस वजह से मैंने 24 प्रश्नों को 30 प्रश्न कर दिया। 5-6 प्रश्न मैंने मेरी तरफ से ऐड करे हैं उसी स्तर के। ठीक है, चलो भाई अब देखो प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कब शुरू किया गया भाई? 5 जून 2009, 5 जून 2013, 5 जून 2022 या फिर 5 जून 2022? जल्दी से जवाब दो भाई। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फटाफट से आप लोग जवाब दे दो भाई, जवाब देते हुए चलना आप लोगों का ना। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ध्यान रखना भाई 5 जून 2013, 5 जून 2013 को मैं ना मेरी उड़ान न रोके कोई, ठीक है, मेरी उड़ान न रोके कोई, मेरी उड़ान न रोके कोई के थीम के साथ में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया भाई? है ना, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये हमारे हाँ है ना, हम जिसे घोड़ावणी भी कहते हैं, हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसको 5 जून 2023 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया, मेरी उड़ान न रोके कोई। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या करा है? राजस्थानी भाषा साहित्य प्रकाशन की पत्रिका का क्या नाम है भाई? राजस्थानी भाषा साहित्य प्रकाशन, ये कहाँ है भाई? सीकर के अंदर है। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा साहित्य प्रकाशन कहाँ भाई? सीकर के अंदर है। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य जो प्रकाशन है कहाँ है भाई? सीकर के अंदर है। और इसकी पत्रिका का क्या नाम है भाई? जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो भाई, इसकी पत्रिका का क्या नाम है भाई? चलो, हाँ लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना, शिविरा जो है, शिविरा तो हमारे शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उसकी पत्रिका का नाम है। सौर मंगला जो है हमारे संस्कृत अकादमी की पत्रिका का नाम है। नकलिस्तान उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है। और राजस्थानी भाषा साहित्य जो प्रकाशन है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है, और इसकी पत्रिका का क्या नाम है भाई? पणिहारी। क्या क्या नाम है भाई? पणिहारी। आप लोगों को ध्यान रखना, एक तो पणिहारी राजस्थान के अंदर लोकगीत भी है, जिसमें महिलाएं जो है वो पानी लेने जाते समय जो गीत गाती है वो पणिहारी है। और राजस्थानी भाषा साहित्य प्रकाशन जो है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर, उसकी पत्रिका का नाम क्या भाई? पणिहारी। ठीक है, इसका भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भाई, राजस्थान की पहली महिला गोल्फर निम्न में से कौन है भाई? शालिनी पाठक, नीतिका जडेजा, हमीदा बानो या रीमा दत्ता? जल्दी से जवाब दो भाई साथियों। राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली महिला गोल्फर। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ भाई। कोई हमसे पूछे, देखो राजस्थान की पहली इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, हाँ भाई, कोई आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर कौन है, तो कबड्डी प्लेयर का तो हमको ध्यान रखना है, शालिनी पाठक है। पहली महिला गोल्फर कौन है? हमारे नीतिका जडेजा है। हमीदा बानो, इन्हें हम कहते हैं राजस्थान की उड़न परी। क्या कहते हैं भाई? उड़न परी। राजस्थान की उड़न परी कौन है भाई? हमारे हमीदा बानो। कौन है भाई? हमीदा बानो। और ये जो हमारे राजस्थान की जल परी कौन है भाई? रीमा दत्ता। ध्यान रखना, राजस्थान की जल परी कौन है भाई? रीमा दत्ता। इनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। तो पहली महिला गोल पर नीतिका जडेजा है। राजस्थान की पहली महिला कबड्डी प्लेयर शालिनी पाठक है। राजस्थान की उड़न परी के नाम से हमीदा बानो प्रसिद्ध है। और राजस्थान की जल परी के नाम से रीमा दत्ता। ये रीमा दत्ता दोस्तों ध्यान रखना कि ये हम कहें कि तैराकी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला थी, है ना। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला रीमा दत्ता है। घुड़सवारी ड्रेसेज में पहला पुरस्कार, पहला अर्जुन पुरस्कार लाने वाली दिव्य कृति सिंह राठौड़ है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न कह रहा है, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार निम्न में से कौन थे भाई? माणिक चंद, हरिदेव भगत, अनुश्री महाराज या फिर कृतिदेव पाल? जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो भाई। हमारे जो जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है, हम जानते हैं कि गोड़ीय, कौन सा संप्रदाय भाई? गोड़ीय संप्रदाय। गोड़ीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। गोड़ीय संप्रदाय जो है, गोड़ीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा भाई? गोविंद देव जी मंदिर है। और गोविंद देव जी जो मंदिर है, उस मंदिर के वास्तुकार कौन है? ये आरपीसी ने पूछा है, ये पीवाईक्यू है, आरपीसी ने पूछा है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखना भाई हमको। कौन है भाई? माणिक चंद्र। माणिक चंद्र जो है गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार है। गोड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। पहले वृंदावन में भी एक मंदिर था, उसके बाद है ना महाराजा मानसिंह प्रथम ने यहाँ पर हमारे जयपुर के अंदर भी इस मंदिर का निर्माण करा है। अब देखो भाई, 15 अगस्त 2019 से शुरू हुए जल जीवन मिशन के तहत लीटर, कितने लीटर प्रतिदिन उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया? ध्यान रखना भाई, जल जीवन मिशन जो है ये 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। अब शुरू हुआ भाई 15 अगस्त 2019 को। इसके टैगलाइन क्या भाई? हर घर नल। क्या टैगलाइन है भाई? हर घर नल। इसमें कोई हमसे पूछे कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य का रेशो कितना भाई? 50-50%। कितना भाई? 50-50% केंद्र और राज्य का। इसमें
है ना, कितने लीटर प्रतिदिन जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है भाई? 15 लीटर, 30 लीटर, 45 लीटर या फिर 55 लीटर? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। जल जीवन मिशन से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। अभी हाल ही में इसकी वैधता को 2028 तक के लिए भी बढ़ा दिया है और इसमें 55 लीटर जो है वो प्रतिदिन जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भाई? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। आज के हमारे प्रश्न यही खत्म होते हैं दोस्तों। एक बार मैं आप लोगों का थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। ये हमारी राजस्थान सामान्य ज्ञान की एकदम नवंबर 2025 तक अपडेट जो पुस्तक है वो मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। लगभग 3-4 महीनों तक इस बुक पर बहुत ही शानदार एकदम गहनता के अध्ययन के साथ में इस किताब पर है ना रिसर्च करके फिर ये किताब लिखी गई है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको जो कंटेंट इस किताब के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। आप सभी साथियों ने बहुत प्यार दिखाया है। बहुत लिमिटेड स्टॉक में किताब आने के बावजूद भी आप लोगों की भारी डिमांड को है ना हम पूरा बिल्कुल एकदम कर पाएंगे। और आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप जाकर इस बुक को खरीदें। आपका प्यार जो वो हमें दें। फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हर प्रकार के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इन तीनों योजनाओं को एकदम पृथक पृथक करके यानी एक प्रकार से हमने बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हमने आपके सामने हाजिर किया है। चाहे प्रतीक चिन्ह हो, अनुसंधान केंद्र, खेल खिलाड़ी, धार्मिक स्थल, प्रमुख नगर स्थल, उद्योग संबंधित योजनाओं के हर एक टॉपिक पर बहुत ही शानदार डिटेल और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जो कंटेंट वो आप लोगों के सामने दिया है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए 10 प्रश्न अगर यहाँ से आते हैं तो ये 10 प्रश्न हमारी मुट्ठी में होने वाले हैं। एक प्रश्न हमारे यहाँ से एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से संपर्क करें या फिर हमारे जो गुरुदीप क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप जाके लिंक के माध्यम से बुक को अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपके भाई अतुल पारिक, आपका छोटा भाई समझकर इस किताब को सपोर्ट कीजिएगा। आप सीधा मुझे ना आप मतलब एक प्रकार से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट काम करने के लिए एकदम सदैव आप लोगों के लिए तत्पर रहूँ। देखो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी रात को 4:05 पर आपको मैं एक क्लास उपलब्ध करवा के दे रहा हूँ। ये एक प्रकार से हमारा आप लोगों के प्रति समर्पण है। हम चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, आपके माता पिता का सपना पूरा हो, आपके अध्यापक बनने का जो सपना वो जो है वो पूरा हो। अगर इस सपने में किसी भी प्रकार की दोस्तों 100-200 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती और हम आप लोगों के लिए इतने समर्पित हो चुके हैं कि हम आपको वैसे भी इतना अच्छे से अच्छा कंटेंट हम निःशुल्क रूप से जो है वो हम देना चाह रहे हैं और हम देते भी है और हम आगे भी देते जाएंगे। लेकिन एक कोई छोटी छोटी कोई चीज़ें आती है तो इसमें आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आर्थिक रूप से हम है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ में खड़े रहें। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको पढ़ने में आर्थिक रूप से उनको दिक्कत आती है, उनको भी हमको सहयोग करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है तो कि हम ये चाहते हैं कि हम हर प्रकार से हर संभव प्रयास जो है वो आप लोगों के लिए कर सके। ठीक है, तो इतना सा आप लोगों का सपोर्ट साथ जो है वो हमको चाहिए और हमेशा चाहिए, आज नहीं हमेशा चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों की तैयारी में हमारा 0.01% भी योगदान होता है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत एक हमारे लिए एक आनंद उत्साह की बात है। ठीक है, और हम चाहते हैं, बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि गुरुदीप क्लासेस की पूरी टीम चाहती है कि आपका जल्दी से जल्दी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो, आपके माता पिता का सपना पूरा हो। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएगा। और अगर कोई नए साथी हो जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे धमाकेदार वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।